करो शुरू। पर रात 12 बजे तक पहुंच जाने। अच्छा पहले पहुंच जाते हैं यार, वो तो मैंने लेक्चर नंबर लिखा था, दोबारा तुमने मेरी मेहनत करवाई है। अच्छा माय डियर, एक बड़ा खूबसूरत सा चैप्टर था, आपके साथ वाले से कम खूबसूरत, चैप्टर 15। उसमें हमने ये पढ़ा था चैप्टर 15 के अंदर कि देखें, साथ वाले को देख के सर्दी लागे गर्मी लागे, इतना मोटा स्वेटर पहन के आया साथ वाला, जिससे जो है वो अभी जनवरी शुरू हो गया। पॉइंट नंबर 4। अच्छा माय डियर, हमने पढ़ा था कि 4 सूरतों में 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवानी है। सूरतें सीन से नहीं, सूरतें स्वाद से। 4 सूरतों में 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवानी है। जब बंदा मर जाए, भाई चपेट मारनी में तो क्यों बोल क्यों रहे हैं? जब बंदा मर जाए या बंदा पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा हो, उसको भी लोग कहते हैं हमारे लिए तो मर ही गया, इस तरह के फिक्र नहीं बोलने होते। तो बंदा पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा है या लिक्विडेट हो गया है, उसमें बैंक कहता है मर ही गया तकरीबन, या कमिश्नर आपको देख के समझे मोया, या फिर कमिश्नर अदरवाइज अप्रोप्रिएट समझे, तो ये 4 मरने से ही हमने ताबीर कर दी चीजें। तो इन 4 सूरतों के अंदर जो है वो क्या ध्यान रखना है आपने कि 12 साल से कम भाई फरमा रहे हैं रिटर्न जमा करवानी है, 12 महीने से कम। कोई नहीं, जज्बात में ऐसा हो जाता है, जज्बात तो आपको पता है बरांगेख्ता होते हैं, जज्बात का क्या पता चलता है। अच्छा जी, हाइब्रिड में सेकंड रो में बातें कर लें, रज के आज जितनी करनी है कर लें, आज का दिन बातों के लिए है। अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने वाली है, लेकिन ऑब्वियसली ये आपके साथ वाले के लिए है, मे बी आपके लिए भी रेलिवेंट हो। तो एक स्यापा है, क्या है? स्यापा है। बोले आपा लाई स्यापा। ऐसा होता नहीं है वैसे, मैं वैसी अच्छा जी, फर्ज करें ये क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है ना। आज क्या तारीख है? 11 दिसंबर 24। 11 दिसंबर 24। ये चीनमिन चीनमिन करने वाले को जरा चुप कराएं। चीनमिन चीनमिन चाइना से है ये। 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13। जो बंदा, मैं एक ही दफा बात करूंगा, जो बंदा पिछले 5 साल से मुसलसल रिटर्न जमा ना करा रहा हो, आपके मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब हैं, वो निहायत बुरा बच्चा है। जो बंदा पिछले 5 साल से मुसलसल रिटर्न जमा ना करा रहा हो, कुछ लोग होते हैं रिटर्न जमा ही नहीं करवाते, जो बंदा पिछले 5 साल से मुसलसल रिटर्न जमा ना करवा रहा हो, कमिश्नर उससे पिछले 10 साल की रिटर्न सजा के तौर पे मांग सकता है। जुर्म क्या किया इसने? मुसलसल 5 साल से रिटर्न जमा। जुर्म मैंने आपको रंगीन बॉक्स में डाल के दिया और सजा मैंने आपको येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक पॉजिटिव चीज नोट कर रहे हैं कि इसने 2013-14 की रिटर्न भी जमा नहीं कराई हुई, लेकिन इससे 2013-14 की रिटर्न हम नहीं मांग रहे क्योंकि बहुत देर होगी, अब इतनी पुरानी बातें उसे कहां याद होंगी। जो बंदा मुसलसल 5 साल, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो रिटर्न पूरी पूरी जिंदगी कमाते रहते हैं, रिटर्न जमा कराए बगैर मर जाते हैं, 50-50 साल रिटर्न जमा नहीं करवाते। तो जो बंदा मुसलसल 5 साल रिटर्न जमा ना करवाए,
उसको सजा दी जाएगी येलो लाइन वाली। येलो लाइन वाली सजा क्या है? उसको येलो लाइन पे जाके मारा जाएगा? नहीं, उसको उससे 10 साल की रिटर्न मांगी। हाँ, 2016 की रिटर्न ना मांगे, इसने जमा कराई हुई है, शायद टेक आपको नजर आ रहा है। अच्छा, हमारे मोहल्ले में एक इंजीनियर था, वो निहायत बुरा बच्चा नहीं था, वो बुरा बच्चा था, निहायत बुरा नहीं था। तो इंजीनियर साहब ने पिछले 5 साल में कभी कभी की रिटर्न जमा करा दी, कभी कभी की नहीं। हर साल इनकम इनकी 6 लाख से ज्यादा ही है, ये याद रखेगा। कभी कभी की जमा करा दी, कभी कभी की जमा नहीं कराई। बोले बार बार, कभी कभी की जमा करा दी, कभी कभी की नहीं कराई, पिछले 5 सालों में। असल में डब्बे का मतलब ये कि 5 सालों को देख के डिसाइड करना है। तो अब अगर ये कभी कभी आवे, कभी कभी ना आवे, मे बी एक दफा आवे, आवे तो सही। अगर ये कभी कभी आवे तो फिर इससे आप पिछले 5 सालों की रिटर्न मांग सकते हैं। अब इससे ये नहीं कहा जाएगा कि बेटा तुम 2019 की रिटर्न भी लाओ, 2018 की रिटर्न भी लाओ, 2015 की रिटर्न भी लाओ। अब इससे पिछले सालों की रिटर्न नहीं मांगी जाएगी, ये कहेगा बहुत पुरानी बातें होंगी, मुझे भूल गई। लेकिन जो बहुत बुरा बच्चा होगा उससे पिछले 10 सालों की रिटर्न मांगी जाएगी। जो बुरा बच्चा होगा उससे पिछले, तो जो कभी भी नहीं आएगा वो 10 सालों की रिटर्न लाए। ये क्रॉस और टिक क्या शो कर रहे हैं कि इसने इसी साल रिटर्न जमा नहीं कराई थी। ठीक है, क्रॉस मींस नो रिटर्न फाइल्ड बाय टैक्स पेयर, टीपी। नो रिटर्न, क्रॉस का मतलब ये, और टिक का क्या मतलब है? रिटर्न इज फाइल्ड। अच्छा, अगर मुसलसल 5 साल रिटर्न जमा ना कराएं तो कितने सालों की मांगी जा सकती है? 10 सालों की। और अगर 5 साल में किसी एक साल भी जमा करवा दें तो बेनिफिट क्या अवेलेबल है कि इन सालों की रिटर्न इससे और इन सालों की रिटर्न इससे नहीं मांगी जा सकती। ओके, चलें साइड पे होके थोड़ा नोट कर लें, थोड़ा सा साइड पे होके। ये क्या है? सेक्शन 114 का 5। अल्लाह मुझे पढ़ने की तौफीक दे। चलें जी, मतलब ये कि आगे चले ना। डॉक्टर को फारग कर दिए, चलें अब इंजीनियर की तरफ आ जाएं। बट डू नॉट गिव कमेंट्स एंड प्लीज शो योर माथा इन क्लास। आपका माथा नजर नहीं आ रहा, मेरे से नहीं पढ़ाया जाता इस तरह। अच्छा चलो, इसके बाल कटवाओ यार। भाई पर्सनल कमेंट उनको दिए जा सकते हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं। आई नो किसको देना है किसको नहीं देना, डोंट जनरलाइज इट। एक भाई कह रहा है डैड गुड़िया नहीं कह रहा मुझे ना देना। चलें जी, हो गया इंजीनियर फारग? चलें जी, माशाल्लाह। जो बंदा सलसल, सलसल या मुसलसल, मुसलसल सलसल, जो बंदा सलसल 5 साल ना आए तो फिर इसको 10 साल की फेंटी लगा सकते हैं। जो मुसलसल बच्चा 3 दिन से होमवर्क नहीं कर रहा, हो सकता है टीचर के इसका 15 दिन का होमवर्क चेक करो। और जो बंदा 3 दिन में कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा, तो टीचर कहीं नहीं 3 दिन का चेक करो। चलो चलिए दुनिया दी उस नुखड़े। You want to go to दुनिया दी उस नुखड़े? Okay, let's go with me. But we are going at a place where are so many बंदे।
माय डियर जरा टेंशन से पढ़िएगा। इफ अ पर्सन हैज, कौन सा पॉइंट पढ़ा हूं मैं? 5। बस ना अब जान लेनी है डायग्राम की, डॉक्टर इंजीनियर ने खुद बाहर आ जाना है अब। इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 years, ये कौन है? If a person has not filed the return for any of the last 5 years, भाई अगर आप इस तरह इंग्लिश नहीं समझेंगे जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं और अभी भी डायग्राम नोट करने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो डायग्राम तो नोट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट कभी भी जिंदगी में नहीं समझ आएगा। If a person has not filed return for any of the last 5 years, अगर किसी एक की भी जमा नहीं करवाई तो आपके घर ना नोटिस आया करेगा, कमिश्नर एक नोटिस भेजेगा। Notice may be issued for 1 or more last 10 years, तो नोटिस आपके घर भेजा जाएगा 10 सालों के लिए। 1 और मोर उसने इसलिए लिखा है, देखें अब ये अगेन समझना नहीं है, बस डायग्राम नोट करने पे फोकस करना है। मैं इस वक्त समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समझ लें, फिर दूसरों से बातें हो रही हैं, फिर भी अंग्रेजी नहीं समझ आनी, फिर घर जाके पढ़ें जी। इफ़ अ पर्सन, और समझाने वाले भी आगे समझा रहे हैं, ये तो इफ़ अपना फोकस करें, बस छोड़ें। इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 years, अगर डॉक्टर ने किसी एक साल की भी रिटर्न, जहां एनी ऑल के माने में है, इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर ऑल ऑफ द लास्ट 5 years, यहाँ एनी ऑल के माने में है, और एनी यहाँ इस माने में कि तुमने किसी एक की भी जमा नहीं कराई, यहाँ एनी किसी एक की भी जमा नहीं कराई, तो एनी ऑल के माने में है यहाँ। इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 years, किसी एक साल में भी तुम नहीं आए, तो नोटिस नोटिस किस चीज का? नोटिस टू डिमांड रिटर्न। नोटिस में क्या मांगा जाएगा? नोटिस टू डिमांड रिटर्न। इस चैप्टर में तो बड़ा जरूरी है चीजें लिखना, वरना तो ऐसे आपकी घुमाइयां फिरनी है घर में। नोटिस टू डिमांड रिटर्न मे बी इशूड फॉर 1 और मोर लास्ट 10 years। कंप्लीटेड का लफ्ज़ तो इसलिए लिख रहा है ना कि देखें मैं 11 दिसंबर 24 को खड़ा हूं यहां पे आज, तो कंप्लीटेड साल तो 24 और उससे पिछले वाले हैं ना, यानी कि अगर मैं 11 दिसंबर 24 को खड़ा हूं तो 2025 की रिटर्न तो नहीं मैं मांग सकता उससे, वो तो खत्म ही नहीं हुआ। रिटर्न सिर्फ किस साल की मांगी जा सकती है? कंप्लीटेड ईयर की। अच्छा भाई, ये तो उस बंदे के लिए सजा है जो मुसलसल 5 साल से नहीं आ रहा, जो कभी आता है कभी नहीं आता 5 साल में से, उसके लिए ऊपर वाला पॉइंट है। द अबव नोटिस में बी इशूड फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। अच्छा, ये अब निहायत बुरे बच्चे के लिए है और ये वाली बुरे बच्चे के लिए है। अच्छा, ऊपर वाली लाइन में इसने क्यों नहीं लिखा कि इफ ही comes और mean if he comes any of the time in 5 years, ये वाली बात क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जब नीचे वाले में वो लिख गया था, नहीं 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 नहीं, ये तो सजा बता रहे हैं माय डियर, ये बोंगी मार रहे हैं आप, ये तो सजा बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि जुर्म नहीं लिखा ऊपर वाले पॉइंट में। ऊपर वाले पॉइंट में अगर किसी को अंग्रेजी समझ आती है तो माशाल्लाह उससे पता होगा ऊपर वाले पॉइंट में जुर्म नहीं लिख रहा, नीचे वाले पॉइंट में जुर्म पढ़े लिखा हुआ है। इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द, अच्छा पहले जरा पॉइंट 4 पढ़ें। पॉइंट 4, अगर एक बंदा फर्निश रिटर्न ना करे, इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न, तो क्या सजा देनी है इसको? ये तो जुर्म हो गया। कमिश्नर में रिक्वायर हिम टू फाइल इट, ये सजा है। कमिश्नर से कहेगा बेटा ले आओ, तो जुर्म को हाईलाइट करें, सजा को हाईलाइट करें। इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, व्हाट इज दिस? जुर्म। ओहो, मैं कह रहा हूं व्हाट इज दिस कहते हैं कमिश्नर में, व्हाट टू डू मैं तो नहीं कह रहा यार कि क्या नाश्ता कराया करें। इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, इसका क्या मतलब है? अगर एक बंदे ने रिटर्न जमा तो ये इज अ जुर्म। सो सजा क्या है? कमिश्नर में रिक्वायर हिम टू जमा कराए, कमिश्नर में रिक्वायर हिम टू फाइल इट, तो कमिश्नर आगे से कहेगा कि जमा कराए। कमिश्नर कैसे कहेगा? व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेगा, बाय व्हाट्सएप वॉइस नोट, बाय व्हाट्सएप वीडियो नोट, हाय आई एम कमिश्नर, हाउ यू, आई वांट टू मीट यू, और बस वीडियो खत्म, जिससे वो समझ जाएगा। नहीं, कमिश्नर नोटिस भेजेगा, उसके घर क्या भेजेगा? नोटिस भेजेगा। उसे क्या कहेगा? रिटर्न कितने से में जमा करवाओ?
तू भी बहुत तेज हो गया ये लाहौर आके, ये ना अपने आप को चेक, बहुत तेज हो गया लाहौर आके। विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस के 30 दिनों के अंदर अंदर ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न। सो व्हाट इज जुर्म लेट आने पे? इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न, अगर एक बंदे ने रिटर्न जमा, तो कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर हिम टू फाइल इट। अब सारे याद करें, इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश रिटर्न, द कॉमी मे, हाथ ऐसे करके, द कॉमी मे रिक्वायर हिम टू फर्निश इट विद इन 30 days of date of service of notice, date of service of notice. Commissioner may allow a longer period or a shorter period. तो कमिश्नर लॉन्गर या शॉर्टर पीरियड, वैसे शॉर्टर पीरियड जुल्म है कि आपको कह दे कि 22 दिनों में आओ, 25 दिनों में आओ, 26 दिनों में आओ। लॉन्गर पीरियड की तो फिर भी तो समझ आती है कि 35 दिनों में आओ, 40 दिनों में आओ, 400 दिनों में आओ, लेकिन शॉर्टर पीरियड अजीब बात है जी। उसकी तरफ तो अब मैं आ रहा हूं, तो इसको माय डियर दोबारा पढ़ लें। इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश रिटर्न, कॉमी में नोटिस भेज के रिक्वायर हिम टू फाइल इट विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। अब बच्चे लिख के आते हैं विद इन 30 days और कहते हैं हमारा पेपर बड़ा अच्छा हुआ। आई कैप कहते हैं 30 days कहाँ से गिनने शुरू करने थे? कहते हैं वो तो पता ही है डेट ऑफ नोटिस से। तो आई कैप कहते हैं बता के आना था। कहते हैं इतना तो आपको पता ही है। तो एग्जामिनर कहते हैं मुझे तो सारा पता है, तो कुछ भी ना बताते तुम। विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, कॉमी में अलाउ अ लॉन्गर पीरियड और शॉर्टर पीरियड। पहले जरा इंजीनियर भाई के पास जाते हैं। अबव नोटिस में बी इशूड, अबव नोटिस किस चीज का है? उसने रिटर्न फाइल नहीं की ना, तो उसने नोटिस भेजा कि रिटर्न जमा करवाओ। अबव नोटिस में बी इशूड फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड ईयर। लास्ट 5 किसी भी कंप्लीटेड ईयर की मांग सकते हैं। येलो वाली सजाए किसी भी साल की इससे मांग सकते हैं, पिछले 5 सालों में, क्योंकि 5 सालों में 1-2 दफा आया है। मैं कह रहा था अब ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि पिछले 5 सालों में 1-2 दफा आया है, ये लिखा नहीं हुआ, लेकिन असल में ये जनरल रूल है और ये एक्सेप्शन है। जनरल रूल है कभी कभी आ जाता है, और एक्सेप्शन क्या है? कभी भी नहीं आया। तो बोले द अबव नोटिस मे बी इशूड फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 years। ऑब्वियसली एनी से मुराद ये वाला साल होगा, ये वाला साल होगा और ये वाला साल होगा, क्योंकि बाकी 2 पे तो जमा करवा दिए ना। द अबव नोटिस मे बी इशूड फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 years। अच्छा जी, फर्दर इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 years, किसी बंदे ने एनी ऑफ द लास्ट 5 years में रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो नोटिस टू डिमांड रिटर्न मे बी इशूड फॉर 1 or more लास्ट, फिर उससे एक या एक से ज्यादा लास्ट 10 years की रिटर्न मांगी जा सकती है। 1 से मुराद ये, यानी कमिश्नर का दिल चाहे तो सिर्फ इस साल की मांग ले, और मोर, 1 or more, एक या एक से ज्यादा सालों की मांग ले। कि तो कमिश्नर खुद ही रिलैक्स कर देता है, यार छोड़ो परे, फलां साल की क्या रिटर्न जमा करानी, 2-3 सालों की करा दो, बस गुजारा चल जाएगा हमारा। तो कमिश्नर में डिमांड अ रिटर्न फॉर 1 or more लास्ट 10 years। क्लियर? ओके, पॉज करना भाई वीडियो। ओके माय डियर, व्हाट वी वर टॉकिंग दैट अगर एक बंदा मुसलसल, भाई ये पिछले 25 मिनट से लगे हुए हैं, इसलिए बार बार इसकी अंग्रेजी याद करना मकसूद है, इसलिए 25 मिनट से लगे हुए हैं। इंग्लिश में बात करें। फर्दर इफ अ पर्सन has not filed return for any of the last 5 years, further if a person has not filed return for any of the last 5 years, the commie may by notice require him to file it for 1 or more
लास्ट कंप्लीटेड 10 टैक्स ईयर्स, तो पिछले 10 सालों में से किसी साल के रिटर्न उससे मांग सकते हैं। ओके, संडे को भी ये कह के बुला लिया था कि सैटरडे वाला है और आज भी बुला नहीं। अच्छा जी ना, खुदा का खौफ करें, तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपने फ्यूचर से कैसे खेलते हो? अच्छा, कुछ लोग होते हैं, नहीं क्लास में जिसने कहा उनकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लोग होते हैं अपनी पढ़ाई के, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो फॉरेन इनकम और एसेट्स होते हैं, जिनके पास फॉरेन एसेट्स होते हैं या फॉरेन इनकम्स कमाते हैं। साथ वाले को देखें, कुछ लोग होते हैं इनके पास फॉरेन एसेट्स होते हैं। है तुम्हारे पास इंग्लैंड के अंदर पेंसिल? तुम्हारे पास जर्मनी में बॉल पॉइंट है? मेरे पास जो है वो इंग्लैंड के अंदर हो सकता है एक कैलकुलेटर हो। तो वो तो पेट्रोल पंप है ना, पूरा पेट्रोल पंप है। तो दैट मेरा सरासी से है इस वजह से मैं, अच्छा पेट्रोल, अगर किसी के फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट्स हैं तो उससे 10 साल से ज्यादा की रिटर्न भी मांगी जा सकती है। द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अबव शैल नॉट अप्लाई, मतलब लेकिन 10 साल से ज्यादा की रिटर्न मांगी जा सकती है। द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अबव शैल नॉट अप्लाई, मतलब लिखें 10 साल से ज्यादा की रिटर्न भी मांगी जा सकती है। बेटा इधर, द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अबव शैल नॉट अप्लाई, उससे 10 साल से ज्यादा की रिटर्न भी मांगी जा सकती है। अम्मी मैं तो इस दफा इस तरह पढ़ा हूं जैसे फरवरी में पढ़ता था मैं। अम्मी मेरे पेपर बहुत करीब आ गए हैं। बेटा अभी 2.5 महीने पढ़े हैं, 3 महीने। अम्मी आपको नहीं पता मेरा, अब प्लीज मैं आपके ख्वाबों की ताबीर, भाई नो कमेंट्स प्लीज। द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अबव शैल नॉट अप्लाई, 10 साल से ज्यादा की रिटर्न भी मांगी जा सकती है। ये कौन है? ये बुरा बच्चे या निहायत बुरा बच्चे या इतना बुरे कि लोगों ने भी ये बुरा कहना छोड़ दिया है? हाँ, अब देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये वो है। तो इफ कौमी इज मुतमईन दैट पर्सन हु फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न हैज फॉरेन इनकम और ओन फॉरेन इनकम, ओन नहीं की जा सकती, इनकम कमाई जाती है। हैज फॉरेन इनकम एंड ओन फॉरेन एसेट्स। ये हाइब्रिड में लास्ट रो में 2 स्टूडेंट्स कैसे गायब हो गए एकदम? 2 को कैसे कोई काम पढ़ सकता है? देयर इज समथिंग अजीब हियर गोइंग ऑन एंड नो वन स्टॉप्ड देम फ्रॉम द होल क्लास। सारी क्लास खड़ी हो जाए जी प्लीज, हाइब्रिड प्लीज, ये तो सारी क्लास खड़ी हो जाए। नो वन स्टॉप देम, बैठ से, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6, अब जरा आने दें। पॉइंट नंबर 6, अगर एक बंदा रिटर्न जमा करवाए और रिटर्न जमा करवा के उसे बाद में पता चले कि रिटर्न के अंदर गलती है, तो वो उस गलती को सही कर सकता है। इफ अ पर्सन डिस्कवर्स एनी ओमिशन, कोई चीज़ भूल जाए और अ रॉन्ग स्टेटमेंट इन अ रिटर्न, तो ही मे रिवाइज इट, और अगर शी हो शी मे रिवाइज इट बाय फुल फिलिंग, बोतल भरने से, बाय फुल फिलिंग द फॉलोइंग शराइत, फॉलोइंग शराइत उसे पूरी करनी पड़ेंगी। इट इज अकम्पनीड बाय रिवाइज्ड अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं? प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट होता है ना, तो इट इज अकम्पनीड बाय रिवाइज्ड अकाउंट्स। आप रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जमा करवाएं। हो सकता है आपने अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट की हो, तो अपनी रिटर्न भी जमा करवाएं, अपने अकाउंट्स भी दोबारा जमा करवाएं, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग डिप्शन उल्टा के टैक्स डिप्शन रिकॉर्ड करनी होती है, तो अकाउंटिंग डिप्शन आपने गलत उल्टाई है फिर। तो अगर आपको कोई गलती अपनी पता चल जाए तो उसे मान जाए। रिटर्न रिवाइज करने के लिए क्या रिवाइज करें? अकाउंट्स वो होती हैं जो सवाल में दिया होता था, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस एडमिन एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, वो अकाउंट्स होते हैं। तो अकाउंट्स भी रिवाइज करके जमा करवाएं, और अगर आप लोग ऑडिट करवाते हैं तो फिर रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स जमा करवाएं। हाउएवर कमिश्नर मे वेव दिस कंडीशन। क्या मतलब है? कमिश्नर आपको ये कंडीशन माफ कर देगा इफ मुतमईन दैट फाइलिंग ऑफ दीज अकाउंट्स इज, हो सकता है उसको लगे कि अकाउंट्स दोबारा जमा कराना जरूरी नहीं है, फिर आप अकाउंट्स दोबारा जमा करवाएं या खाली रिटर्न जमा करवा दें। रिटर्न और अकाउंट्स में पहले फर्क बता दें, ऐसा चले रिटर्न और अकाउंट्स में फर्क ही ना पता हो। अकाउंट्स वो होते हैं जो हमें सवाल में दिए होते थे, अकाउंट्स वो होते हैं जो हमें सवाल में दिए होते थे। जैसे ये सवाल नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई भी सवाल है बिजनेस के चैप्टर का,
तो ये जो P&L हमें सवाल में दिया होता था इसको अकाउंट्स कह सकते हैं, और जो मैं टैक्स कैलकुलेशन करता था इसे रिटर्न कह सकते हैं, इसे रिटर्न कह सकते हैं। यानी जो सवाल का क्वेश्चन होता है ये अकाउंटिंग वालों के अकाउंट्स होते हैं, और जो हमारा सॉल्यूशन होता है अगर उसे एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे किया जाए, वो फॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं, अगर इस फॉर्मेट को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे डाला जाए तो फिर ये हमारी इनकम फ्रॉम बोलें बिजनेस है और ये रिटर्न बन जाएगी। तो क्वेश्चन इज अकाउंट्स एंड द सॉल्यूशन वी प्रिपेयर इज, तो अगर आप रिटर्न रिवाइज करें तो मुनासिब क्या है, अकाउंट्स इज, वो अगर आप ऑडिट कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो अनऑडिटेड अकाउंट्स भी दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो या रिवाइज्ड अकाउंट्स जमा कराते हैं, और अगर आपकी ऑडिट कराने की आदत है तो रिवाइज्ड यानी ऑडिटर से भी चेक करवाएं। लेकिन ये कंडीशन कोई जरूरी नहीं है, अगर कमिश्नर समझ ले के इसकी जरूरत नहीं थी। अगली शर्त है टैक्स पेयर फाइल्स द रीजन फॉर रिवीजन इन राइटिंग साइंड बाय हिम। वो रीजंस बताए, यार अकाउंटिंग डेप्शन इसलिए मेरी गलत रिकॉर्ड हुई थी कि प्लांट की कॉस्ट गलत रिकॉर्ड हो गई थी, क्योंकि प्लांट की कॉस्ट के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन का बिल था वो मेरे से भूल गया था, तो वो कहीं मिस हो गया था, तो वो बिल अब मुझे मिला है, तो पिछले मैंने ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन को बीच में डाला है, डाल के कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से अकाउंटिंग डेप्शन बढ़ गई है, तो ये मेरी मादरत गलती हो गई थी। तो इन ठीक है, गलती हो सकती है, कोई मसला नहीं। द टैक्स पेयर फाइल्स द रीजन फॉर रिवीजन, आप रीजन बताएं मैं क्यों जमा करवा रहा हूँ। अगर समझेंगे नहीं तो ये चीज़ें याद नहीं होंगी, और आई के 15 से 20 नंबर का सवाल बना रहे हैं अब इस चैप्टर में से। तो टैक्स पेयर कभी कभी ऐसा भी करता है, टैक्स पेयर फाइल्स द रीजन फॉर रिवीजन इन राइटिंग साइंड बाय हिम। जी हाइब्रिड में खड़े हो जाए दोनों स्टूडेंट्स जो गई थी प्लीज। क्लास चल रही थी, नहीं चलती हुई क्लास में से दो कैसे इकट्ठे किसी काम के लिए जा सकते हैं, बैठ जाए, अजीब है वैसे। अच्छा माय डियर, आज हम ना बीए करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बीए इज़ क्वाइट टफ, इसमें हमें 25-30 मिनट लग जाएंगे, इसलिए इसको आप लोगों ने बड़ी तसल्ली से करना है बीए को। किताब, अच्छा आप लोगों ने किताब की तरफ नहीं देखना, स्क्रीन की तरफ नहीं देखना, साथ वाले की तरफ तो देखना ही नहीं होता एंड तक। ओरिजिनल रिटर्न आपने, भाई आप इधर आके खड़े हो, जो को बोल कौन रहा है, इधर से आवाजें आ रही हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप इधर आ जाओ बस, छोड़ो यार छोड़ो, आप इधर आओ, छोड़ो, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ऑनलाइन वाले अच्छे हैं, वो खुद भी चल जाएगा काम। इधर आके ना, मैं मेरा मुंह इधर है, आपका मुंह इधर होगा, मुझे बताना है बोल कौन रहा है, वरना फिर ये कैमरा भी लगा, वैसे भी हम पता चला लेंगे, फिर वीडियो भी इनके ग्रुप में ही भेजेंगे, आप इधर देखते रहो। ओरिजिनल रिटर्न इज फर्निश्ड, चलें आप जाएं, लेकिन नजर रखें जरूर बोलने वाले पे। ओरिजिनल रिटर्न इज फर्निश्ड ऑन 30 सितंबर 16, क्योंकि हमारा ईयर एंड होता है 30 जून 16, इसलिए 30 जून 16 के बाद 3 महीने के अंदर ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई जाती है। हल्की सी भी बात मिस करेंगे, समझ नहीं आएगी, घर में जाके याद नहीं कर सकेंगे, तो पेपर में प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, तो फेल हो जाता है बंदा, फेल हो जाता है तो 6 महीने लगते हैं, फिर वही किताब दोबारा खोलता है तो बंदा कहता है वही टीचर वही किताब मैं जा रहा हूँ, तो फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी चला जाता है, वहाँ पे फिर नई चीज़ें होंगी सारी। टैक्स पेयर डिसाइडेड टू फाइल, रास्ता भी दूर का नहीं है, तो टैक्स पेयर डिसाइडेड टू फाइल रिवाइज रिटर्न, ठीक है। 30 सितंबर 16 को जब आपने पहली दफा रिटर्न जमा करवाई तो थोड़े अरसे बाद आपको ख्याल आया कि इसमें कोई गलती थी, तो आपने सोचा मैं इसको जाके क्या कर दूं, रिवाइज कर दूं। तो टैक्स पेयर डिसाइडेड टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न ऑन 15 अक्टूबर 16, 1.5 महीने के अंदर, बहुत भारी है, 1.5 महीने के अंदर टैक्स पेयर ने सोचा कि मैं रिटर्न को क्या कर दूं, रिवाइज। तो लॉ मेकर कहता है कि आप तो बहुत जल्दी आ गए हो रिटर्न रिवाइज करने, बड़ी अच्छी बात है, आपको बहुत जल्दी ख्याल आ गया,
लोग गलती कर देते हैं और बड़ी देर बाद माफी मांगते हैं, बीच में मौत भी आ जाती है कईयों को। तो आपने तो गलती करके जल्दी माफी मांग ली है मेरी नजर में। सितंबर में आप रिटर्न जमा करा के गए और 1.5 महीना नहीं बल्कि तो 15 दिन बनते हैं, 15 दिन बाद आपको ख्याल आ गया कि इसमें क्या है, गलती है। तो वो कहते हैं कि आप जो है वो काफी जल्दी आ गए हो, तो आप ऐसा करो, आप रिटर्न ना कमिश्नर के पीएन को देके चले जाओ, वो कमिश्नर को आपकी रिवाइज रिटर्न खुद ही जमा करा देगा। बस इसकी जरूरत नहीं है कि आप कमिश्नर के दफ्तर का दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, कमिश्नर को दिखाओ गलती, फिर कमिश्नर से इजाजत मांगो, सर ये गलती होगी मेरे से माफ कर दें, आइंदा नहीं करूंगा। कहते हैं इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप रिलैक्स करो, आपको मैं कोई लंबे चक्रों में नहीं पढ़ा, आप तो जल्दी आ गए हो, जल्दी जल्दी तौबा कर लिया, आज बस उसके पीएन को दे देना, अंदर जमा करा देगा, आप जाओ, छुट्टी आपकी। अब आप रिलैक्स रहें, आप बहुत जल्दी आ गए हैं। नो अप्रूवल ऑफ कॉमी इज रिक्वायर्ड। ये क्या कर रहे हैं हम, बी ए, पॉइंट नंबर कौन सा, बी ए। तो इसमें आपको कमिश्नर की इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ये ख्याल लेट आए, 15 जनवरी 17 टैक्स पेड डिसाइडेड टू फाइल रिवाइज रिटर्न ऑन 15 जनवरी 17, इसको 15 जनवरी 17 को ख्याल आए। अब रिलैक्स नहीं, अब आ जाओ जरा, अब आप बहुत लेट आए हो, अब आप तकरीबन 3.5 महीने बाद आए हो रिटर्न रिवाइज करने के लिए, काफी देर बाद आपको आपकी गलती पता चली है, साथ वाले के कंधे का कोई कसूर नहीं है, इधर अटेंटिव रहें। अच्छा, आप लेट आए हो, मेहरबान देर कर दी आते आते या मेहरबान जल्दी आ गया, देर कर दी आते आते, पता नहीं मेहरबान क्यों है फिर। अच्छा, तो बहुत सी चीजें मार्केट में चल रही हैं जो जिसका वजह पता नहीं है क्यों चल रही हैं। सुबह का नाश्ता भी कई जगहों पे चल रहा होता है, हालांकि वो नाश्ता भी काफी है। अच्छा, आप इनकम इसमें ज्यादा करके लाए हो, यानी इस दिन आपकी इनकम 15 लाख थी, इसमें आप 20 लाख करके लाए हो, इनकम अपनी क्या करके लाए हो, ज्यादा करके लाए हो। ऐसी सूरत में नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, आपको कोई कमिश्नर की इजाजत की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एफबीआर को, ठीक है जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझ आ गई वो हंसे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, बाकी जो सीरियस वाले लोग हैं पता नहीं क्या अंदर ही अंदर कोई गेम चल रही है इनके, ये अंदर की आग मैं नहीं बुझा सकता, ये वक्त ही बुझाएगा। अच्छा, ज्यादा हो गई। नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, तो अगर आप इनकम ज्यादा करके आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और अगर इनकम आपकी इधर थी 15 लाख और आप हुकूमत को नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं और अपनी इनकम को क्या करके ला रहे हैं, कम करके ला रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, आपको इजाजत की जरूरत है। किसकी इजाजत की जरूरत है, कमिश्नर की। अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, कमिश्नर से आप आके इजाजत मांगे, कमिश्नर आपकी गलती को देखेगा, अगर वो गलती जेन्युइन हुई तो कमिश्नर कहेगा चलो ठीक है। आप कहेंगे कैपिटल गेन के अंदर मैं नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करना भूल गया, कमिश्नर कहेगा हाँ ये गलती तो जेन्युइन है, चलो माइनस करो, माइनस किया तो इनकम, खर्चे बढ़ गए तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो टैक्स कम हो गया। अब आप हुकूमत से रिफंड मांगेंगे और वो हुकूमत कर देती है, रिफंड तो नहीं करती, बाद में पैसे एडजस्ट कर देती है अगली दफा आपको, तो वो रिलैक्सेशन अवेलेबल है। ऐसी सूरत में एक और बात है, एक सवाल पूछा जाएगा कि कौमी हैज गिवन अप्रूवल बाय, मैंने क्या किताब की तरह नहीं देखना, आप लोग किताब की तरह देख रहे हैं। कौमी हैज गिवन अप्रूवल बाय 16 मार्च 17, कौमी ने 16 मार्च 17 तक अप्रूवल दे दी है। ये मेरे ख्याल से 60 दिन बनते हैं, अभी गिन के दिखा दूंगा, असल में 60 दिन लॉ में लिखा होगा ना, ये 60 दिन बनते हैं, तो 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च, 60 दिन अभी गिन के बताऊंगा आपको। जिस तरह 183 गिनने होंगे ये भी 60 इसी तरह गिनने होंगे। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर इजाजत नहीं देते, यानी बंदा आया है और बंदे ने आके क्या मांगी है, इजाजत, और 60 दिन गुजर गए और आपने अभी तक इजाजत,
तो कमिश्नर है सुस्त, कमिश्नर है सुस्त, वो इजाजत देना भूल गया, इजाजत देना भूल गया। तो दो ऑप्शंस हो सकती हैं। एक ऑप्शन हो सकती है कमिश्नर हैज गिवन अप्रूवल बाय 16 मार्च 17। नो का मतलब है कौमी है, ये पहले वाले सीन के 3 हो गए, दूसरे वाले सीन के 3 हो गए, ये तय हो गया, ज्यादा हो गए हैं मेरे ख्याल से, तो पूरे हैं। तो कमिश्नर है सुस्त। तो ऐसी सूरत में आप एज्यूम करेंगे अप्रूवल मिल गई है, हालांकि उसने अप्रूवल नहीं दी अभी तक, भूल गया, नहीं दी मैं नहीं कह सकता। यानी आपने किसी को कहा ये बताओ मैं करूं ना करूं, तो अगले ने बताया ही नहीं 60 दिनों तक मैं करूं ना करूं, तो कर लें। इट विल बी एज्यूम ना बोला करें, एस्यूम्ड, इट विल बी एस्यूम्ड दैट, वरना डबल जेड लिखाएंगे आप, इट विल बी एस्यूम्ड दैट रिवाइज रिटर्न इज वैलिड या अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, रिवाइज रिटर्न इज अप्रूव्ड समझ लें। इट विल बी एज्यूम्ड दैट रिवाइज रिटर्न इज अप्रूव्ड। ये आप लोगों ने 2-3 दफा घर में बना के मोहल्ले में बांटनी है कॉपीज, फिर लोग आके आपसे समझेंगे, फिर आपको समझ आएगी, फिर आपको लग समझ आएगी। अच्छा जी, कमीशन हैज गिवन अप्रूवल बाय 16 मार्च 17। नो, यस, कमिश्नर ने 16 मार्च 17 तक अप्रूवल आपको दे दी, अल्लाह का शुक्र है अब तो इजाजत मिल गई। तो रिवाइज रिटर्न इज वैलिड, क्योंकि कमिश्नर है, ये 6 हो गया, 1 2 3 हो गए, चुस्त नहीं, चुस्त, तो कमिश्नर है चुस्त। अच्छा, एक अगली ऑप्शन भी हो सकती है कि कमिश्नर ने 60 दिनों के अंदर अंदर डिसअप्रूव कर दी, वो मैं नहीं बना रहा, वो ऑब्वियसली फिर डिसअप्रूव होगी। एक अगली ऑप्शन भी हो सकती है कमिश्नर डिस, 3 ऑप्शन हो सकती है ना, या 60 दिनों में इजाजत दे दे कम करने की इनकम, या 60 दिनों में इजाजत ना दे, वो मैंने बात नहीं लिखी यहां, वो इंप्लाइड है, और तीसरी बात 60 दिनों में इजाजत देना या ना देना भूल जाए। 3 ही ऑप्शन हो सकती है ना। आपने अगले को कहा ये कर दो, या वो करे, या कहा कर दो, उसने कहा मैंने नहीं करना, या तीसरी ऑप्शन करना भूल जाए। ये 3 ऑप्शन हो सकती हैं, लेकिन मैंने तीसरी डिस्कस नहीं की। मैंने कहा आपने इजाजत मांगी, अगर उसने दे दी तो इजाजत दे दी, रिटर्न इज वैलिड, और अगर वो इजाजत देना भूल गया तो भी रिटर्न इज। और तीसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, आपने इजाजत मांगी और उसने 60 दिनों में कह दिया मैं इजाजत नहीं देता, तो फिर आपको इजाजत नहीं मिली, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कहां से इजाजत आपको मिली। ठीक है जी, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। आप इनकम बढ़ाने लाएं या लॉस को कम करने के लिए आए तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और आप इनकम कम करने आए, लॉस बढ़ाने के लिए आए तो आपको अप्रूवल की जरूरत है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है इनकम और लॉस वाली, ये मैं आपको बता देता हूं। देखें, इनकम बढ़े या लॉस कम हो, गवर्नमेंट हैप्पी होती है। इनकम बढ़े या लॉस कम हो, गवर्नमेंट हैप्पी होती है, इसलिए अप्रूवल की जरूरत। अब इसको लॉजिकली देखते हैं गवर्नमेंट कैसे हैप्पी होती है। ये टाइम 0 है, ये इनकम बढ़ रही है, और इधर क्या हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है, मूंगी ना मारें, इधर क्या हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं, लॉस कम होने पर, इनकम बढ़ने पे हुकूमत खुश होती है। अब देखें जहां मैं खड़ा हूं, अब ये इनकम बढ़ रही है ना, जिस तरह मैं चल रहा हूं, जरा सोचें, इनकम बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हुकूमत खुश हो रही है। अच्छा, लॉस को मैं जरा कम करने के लिए चलने लगा हूं, गलत चल रहा हूं, तो मैं लॉस बढ़ा रहा हूं। मैं लॉस को कम करता हूं, लॉस को कम करता हूं, और करते करते प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू कर देता हूं, फिर तो हुकूमत खुश होगी ना। तो बस ये डायरेक्शन याद रखिएगा। लॉस को जब आप क्या करेंगे,
कम करेंगे, लॉस को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो हुकूमत खुश होगी। बबलू बना लेते हैं ना, बालू हो गया। अगर ये ऐसे चलेगा तो हुकूमत खुश होगी। दोबारा चलाएं, लॉस कम हो रहे, इनकम बढ़ रही है, हुकूमत। और अगर इनकम कम हो और लॉसेस आसमानों पे पहुंच जाएं तो हुकूमत विल बी गमगीन। डन। अब इस डायग्राम को व्हाइट बोर्ड से ना देखें, साथ वाले की किताब से जरा देखें। आपने ओरिजिनल रिटर्न कब जमा करवाई? बाद में आपने क्या सोचा, कोई गलती निकल आई, मैं इसको क्या करता हूं, रिवाइज। अच्छा भाई, अब मैं रूल बताने लगा हूं, वो आप लोगों ने रेड या ब्लू कलर की बॉल पॉइंट से निकले, क्योंकि काले कलर की डायग्राम तो किताब में बनी हुई है। तो अब मैं रूल बताने लगा हूं। रूल क्या है, अगर आप 60 दिनों के अंदर आ जाएं, अगर आप 60 दिनों के अंदर आ जाएं, विद इन 60 डेज, मैं भी तो रेड यूज करूं, अगर आप विद इन 60 डेज आ जाएं तो फिर तो मेरे ख्याल से आप जल्दी आ गए हैं ना। देखें, ये तो 60 क्या 15 दिनों के अंदर आ गया, ज्यादा ऐसा ही है ना। अगर आप 60 दिनों के अंदर आ जाएं तो समझा जाएगा आप, तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेट का क्या रूल है, 3 महीने, 4 महीने, या सिर्फ 60 दिन? आफ्टर 60 डेज। अगर आप 4 महीनों के, तो सॉरी 60 दिनों के बाद आए तो क्या सजा मिलेगी? तो फिर ऐसी सूरत में ना सवाल पूछा जाएगा। कितने लोगों ने ये दोनों बातें नोट कर ली? जरा हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में प्लीज। ये पहली रो सेकंड रो में ऐसा ना करें ना, मतलब ये हदों की क्लास चल रही है, नोट नहीं हो रहा। अगर आप 60 दिनों में आ जाएं तो आप समझ जाइएगा जल्दी आ गए हैं, आपको कमिश्नर से इजाजत की जरूरत नहीं, आंखें खोल के क्लास लेनी है, आपको कमिश्नर से इजाजत की जरूरत। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, इधर चाहे इनकम आप कम करके भी ला रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, इधर कोई टेंशन नहीं है, चाहे इनकम बढ़ रही हो चाहे इनकम, कोई मसला नहीं, कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगर आप 60 दिनों के बाद आए हैं और आप हुकूमत को क्या देना चाह रहे हैं, ये 60 दिनों के बाद है ना, ये मेरे ख्याल से, अब मैं दिन एग्जैक्ट नहीं गिन रहा, तकरीबन 3.5 मंथ्स हैं और ये तो 0.5 मंथ है, तो वो जल्दी आ गए थे आप। तो अगर आप 60 दिनों के बाद आए तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, बेटा हमें फायदा देने आयो या हमें फायदा देने आयो, हमें फायदा देने आयो या फायदा देने आयो। तो ऐसी सूरत में अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम, पॉज करना भाई। और माय डियर, अगर इनकम कम हो या लॉस तो गवर्नमेंट को क्या होगा, गम होगा। तो क्या करें, क्या करें, अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। डियर ओके, ऐसी सूरत में अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, अप्रूवल रिक्वायर्ड है। कमिश्नर हैज गिवन अप्रूवल बाय 16 मार्च। अच्छा, यहां से ना अब एग्जैक्ट 60 दिन गिनने हैं, एग्जैक्ट 60 दिन गिनने हैं। जनवरी के गिनना शुरू करें, 16 से गिनना है, 15 नहीं गिनना, 16, 17, 18, 19, ये मैंने ना एग्जैक्ट डेट गिन के लिखी हुई है, तो पेपर में आपको ये डेट मिसिंग करेगा। वो कहेगा पेपर में, पता है क्या सवाल आएगा, पेपर में कहेगा
कि उसने 15, भाई यार सुने बातें यार, खुदा के लिए चैप्टर को इजी ना लें, वरना यू विल नॉट नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड। नॉट तो मैंने हल्का लफ्ज बोल दिया, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर 15 जनवरी 17 को, बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया शुरू हो गई है अब इस चैप्टर में, और बड़ी मजे की दुनिया है। अगर प्रोसीजरल चीजें सारी शुरू हो गई हैं, अगर 15 जनवरी 17 को वो बंदा, और आई क्या अब सिनेरियो पे सवाल बना रहे चैप्टर में से, अगर 15 जनवरी 17 को वो बंदा रिवाइज रिटर्न लेके आया है, तो पेपर में सवाल आएगा व्हाट इज द डेट बाय विच कमिश्नर शुड गिव परमिशन। वो कौन सा दिन है जब तक कमिश्नर को परमिशन दे देनी चाहिए, वरना कमिश्नर मारा जाएगा और एज्यूम किया जाएगा कि परमिशन मिल गई है। उसके लिए हमें दिन गिनने पड़ेंगे। तो जनवरी के 16 से गिनना शुरू करें। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने बन गए? पहला महीना ऐसे सवालों में आपने गिनना होगा उंगलियों पे, और आखिरी महीना गिनना होगा कैलकुलेटर पे। आज के बाद इस तरह का सिनेरियो लाखों दफ़ा आएगा। पहला महीना उंगलियों पे गिनना होगा। पहला महीना भी कैलकुलेटर पे गिनने का एक शॉर्टकट तरीका बता दूंगा, वो भी बता नहीं रहा, वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। पहला महीना फिलहाल आदत डालें उंगलियों पे गिनने की, और आखिरी महीना कैलकुलेटर पे। फिर 60 दिन आपके जल्दी पूरे हो जाया करेंगे। गिनना शुरू करें। पहला महीना उंगलियों पे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन हो गए? 16। पहला महीना उंगलियों पे गिना। अच्छा, बाकी फरवरी के तो 28 लिख लेना, वो ना उंगलियों पे गिनना है कैलकुलेटर पे, वो तो इतनी अकल है हमें। अब कितने पूरे करने हैं? आखिरी महीना कैलकुलेटर पे बैलेंसिंग निकालें। 60 माइनस 16 माइनस 28, क्योंकि मार्च में 60 दिन पूरे हो जाने हैं ना। अच्छा, वैसे अगर आपने कैलकुलेटर पे नहीं गिना तो मार्च के 31 भी डाल दें। ओहो, ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे। मार्च के 31 डाल दिए, फिर तो 60 से भी मैं कितने दिन गिनवा रहा हूं? मैं कह रहा हूं 60 पे ब्रेक लगानी है। अब अगर 60 पे ब्रेक लगानी है तो मेरे ख्याल से मार्च में 60 पूरे होने वाले हैं, या जाने दो अप्रैल मई तक, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मार्च में 60 पूरे हो जाने इंशाल्लाह जी। बैलेंसिंग निकालें। 16, तो 16 मार्च इज द लास्ट डेट। अगर इस दिन तक कमिश्नर अप्रूवल दे दे तो वेल एंड गुड। अगर कमिश्नर अप्रूवल देना भूल गया तो एज्यूम किया जाएगा कमिश्नर ने अप्रूवल हालांकि नहीं दी हुई, लेकिन एज्यूम कर लिया जाएगा दे दी है, हालांकि नहीं दी हुई। इन एज्यूम कर लिया जाएगा दे दी है, हालांकि दी नहीं। एज्यूम कर लिया जाएगा कि दे दी इजाजत, हालांकि दी नहीं है इजाजत। एज्यूम कर लिया जाएगा कि इजाजत। ओके, नोट कर लें, नोट कर लें। साथ वाले की स्माइल को कैप्चर कर लिया अगर अपने माइंड में। बस ये तस्वीरों कैमरे से ज़रा जान छुड़ाएं ज़्यादा, वरना कुछ लोग अपनी तस्वीरें लगा के, पता नहीं मैंने देखे 5-5, 10-10 मिनट लगे रहते हैं मोबाइल पे। भाई अब जो है वही है ना, अब उसको क्या सेट करना है उसको। फिर कोई बंदा उन्हें असल में देखता है तो बंदा कहता है यार ये तो कोई और है। शो ऑफ तो नहीं है ना दाएं बाएं वाले में? अल्हम्दुलिल्लाह। खुद पसंदी की बीमारी किताबों में लिखी है, कभी बताइएगा, उस पर बात करेंगे। अब इजाज़त देते हैं फिजिकल ग्रुप्स में अगर कोई खुद पसंदी पे मुझे मौजूद मिल जाए तो मैं शेयर कर लूँ, हाथ खड़ा कर दें। चलें, अगर मिल जाए तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा, ताकि मेरे लिए भी ज़रा सेटिंग हो जाए ना। हर बंदा ही बीमारी में मुब्तला है। ओके, कौमी हैज़ गिवन अप्रूवल बाय 16 मार्च। कौमी ने 16 मार्च तक अप्रूवल दे दी है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, रिटर्न इज वैलिड। और अगर देना भूल गए, एज्यूम करेंगे। नो का क्या मतलब है? फॉरगॉट। कौमी फॉरगॉट, जिसको हमने सुस्त कौमी लिखा है। आपको पता है सुस्त बंदा हमेशा भूल जाता है चीजें। आपके दिल की आवाज़ पता है कि मैंने ना साथ साथ पिछले चैप्टर भी अब रिवाइज क्या करने हैं, दिन बहुत कम रह गए हैं मेरे।
कोई पता नहीं कब जाए पेपर आ जाए, तो मैंने ना साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चैप्टर भी रिवाइज करने हैं। ये आपका दिल बोल रहा है माय डियर। अच्छा यार, अब ना हम थोड़ा सा ना इसको लिंक करेंगे चीज़ों को। मैं इस सिनेरियो का नाम रख रहा हूं अलिफ। इस सिनेरियो का क्या नाम रख रहा हूं? इस सिनेरियो का नाम अलिफ रखें, और मैं ऊपर आके ढूंढता हूं कि ये थ्योरी में कहां लिखा हुआ है जो मैंने याद करना है घर जाके। लिख लिया नाम अलिफ? आपके तो आमने सामने पेज है ना। अलिफ माय डियर, अलिफ माजरत की बात है, थोड़ा सा एंड पे उसने डाला है अलिफ को। अलिफ अल्हम्दुलिल्लाह नो इजाजत ऑफ कॉमी इज रिक्वायर्ड। बोलें जरा सारे, अल्हम्दुलिल्लाह नो इजाजत ऑफ कॉमी इज रिक्वायर्ड। अगर अगर क्या हो, अगर क्या हो, अगर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन, ज्यादा हो जाए, देन देखता हूं देन किसके किसके मुकाबले में कर रहा है वो। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन और लॉस इज लेस देन। डिक्लेयर्ड का लफ्ज याद करें जरा। डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड। अब बोलें, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन और लॉस डिक्लेयर्ड इज लेस देन। डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड अंडर ओरिजिनल रिटर्न। डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 120 का मतलब क्या है, ये सेक्शन 120 आने दे, मैं वहां बता दूंगा। फिलहाल डब्बा डाल के आप अपनी आसान अंग्रेजी लिख लें आगे। डिटरमिन्ड अंडर, यार मुकाबला ओरिजिनल रिटर्न से ही नहीं होगा। ओरिजिनल कौन सी वाली है, खराब वाली है या रॉन्ग वाली है ना? वही की बात है, खराब वाली रॉन्ग वाली है ना ओरिजिनल। ओके माय डियर, पहला सिनेरियो बताएं जब इजाजत की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज मोर देन और लॉस डिक्लेयर्ड इज लेस देन। डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन I really, let me, I am, I got it. ये this is alif, this is alif. That was I was saying. इसको ऐसे काट दें, आप लोग भी ऐसे काट दें। हाँ, मेरी बुक में कटिंग करवा दी। चलो खैर है, डन। चलें आगे। मैं इसीलिए अलिफ साथ साथ नहीं लिख रहा था, मैं सोचा वो एंड पे लिखूंगा मैंने। ओके, अब भाई आगे चलें। इट इज अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर की अप्रूवल हमेशा चाहिए होती है असल में। हाउएवर दिस कंडीशन शेल नॉट अप्लाई, यानी कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए ना। इफ रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड विद इन, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह वो है जिसको हमने गलती से अलिफ लिखा था, बे। ये है वो वाला बे। बे फॉर बकरी। बकरी कैसे बोलती है? हाइब्रिड में भी जरा ऊंची से एक दो स्टूडेंट्स करें। ओके, शर्माते बहुत हैं। अच्छा, याद करें सारे। इट शुड बी अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। असूली तौर पे आपको कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होती है, लेकिन ये जरूरत नहीं है अप्रूवल की। तब जब रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। छोटी छोटी बातें नहीं लिखेंगे, नहीं याद होगा घर में। और ये है मेरे भाई अलिफ बे पे। पे अच्छा चलें ठीक है। पे
अलिफ बे के बाद अलिफ बे पे ते, उर्दू में है ना? हाँ, आप अरबी में, मुझे नहीं पता था आप तुर्की से आए हो, या आप तुर्की वाले तो चलो। where the कौमी has not passed an इजाजत ऑफ अप्रूवल, जहां कौमी अप्रूवल ना दे। किस लिए अप्रूवल नहीं दे रहा? फॉर रिवीजन। ये जरा हाईलाइट कीजिएगा, कौमी हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर ऑफ अप्रूवल फॉर कौमी हैज नॉट पास्ड, क्या क्या ही हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर, कौमी हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर। किस लिए? ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल किस चीज की? फॉर रिवीजन। असल में ये इस तरह अगर आप हाईलाइट कर देते हैं तो फिर आपसे कोई एस्पेक्ट मिस नहीं होता। वेयर द कौमी हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर, ऑर्डर किसका? अप्रूवल का। किसकी अप्रूवल? किस चीज की? फॉर रिवीजन। रिवीजन ऑफ व्हाट? रिवीजन ऑफ रिटर्न। Within 60 days from the date revision was requested. Within 60 days from the date revision was requested. What is the date revision was requested? Revision is requested. बिल्कुल एक एक चीज़ लिख लेते हैं ताकि घर जाके ना बिल्कुल याद करने में मसला ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। It is the date when revision is requested. इसके 60 दिनों में आप इजाजत देना भूल जाएं। Further, where the Qawmi has not passed an order of approval in writing for revision of return within 60 days from the date revision was, it will be assumed that commissioner has given the, क्या assume कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह कामी ने अप्रूवल, कौमी ने, अल्हम्दुलिल्लाह कौमी ने अप्रूवल दे दी। भाई अब ये थोड़ा सा पेंडिंग चला जाएगा, बेशक लेड पेंसिल से क्वेश्चन मार्क लगा लें या बॉल पॉइंट से लगा लें, बाद में ऐसे कर दीजिएगा। ये पॉइंट्स अभी हमने ये सेक्शन नहीं पढ़े हुए ना, तो ये समझ नहीं आएंगे। अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज, कौन सी वाली रिटर्न? एक्सीलेंट। कौन बोला इधर? रिवाइज्ड। वेल डन। तो इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड द ओरिजिनल रिटर्न शैल बी इनवैलिड या रिवाइज्ड रिटर्न शैल बी इनवैलिड? रिवाइज्ड। द मोड एंड मैनर, मोड मीन्स तरीका वगैरह, मोड एंड मैनर ऑफ रिवीजन शैल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय बोर्ड। इसका मतलब होता है बोर्ड कोई रूल बनाएगा, तरीका बताएगा कब जमा कराने आना, कैसे रिवाइज करनी है, कमिश्नर के दफ्तर आना, बाहर बैठना, इंतजार करना। आगे कमिश्नर इजाजत कब दिया करेगा? कमिश्नर इजाजत जब आपकी इनोसेंट ओमिशन हो या रॉन्ग स्टेटमेंट। इनोसेंट हो, अगर आपने विलफुली धोखा देने की नीयत से कुछ किया था ना, फिर कमिश्नर भी कहेगा यार मैं, आप तो मुझे धोखा दे रहे थे इसलिए मैं नहीं रिवाइज करता, जाओ। कमिश्नर इजाजत तब देगा जब आपने इसको बोनेफाइड को भोलापन कह सकते हैं, भोलापन। आपको सुना नहीं कभी कि खानदान में किसी का नाम है भोला, यानी बिल्कुल ही मलंग टाइप होता है वो गलती से उससे बेचारे से काम हो जाते हैं। ठीक है, साथ वाले को देख रहे हैं। कमिश्नर शेल ग्रांट दी इजाजत इन केस ऑफ इनोसेंट ओमिशन। अगर विलफुल है, इसका ऑपोजिट विलफुल है, तो ऑपोजिट नहीं लिखना आपने, इसका मतलब लिखना है।
बोनाफाइड मीन्स जेन्युइन, समथिंग दैट इज रियल, ट्रू एंड विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। वही बात होगी, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। भोलापन मेरे ख्याल से ठीक है लफ्ज़, कोई मसला नहीं। इंटेंशन टू डिसीव ना हो आपकी, बस भूल से होगी वो गलती। लेकिन IQ का पेपर नहीं आप रिवाइज कर सकते यार, वो मैं भूल से रह गया था यार, वो ना गलती हो गई थी, ये फिगर गलत लिखी गई थी, चल 12। सॉरी माय डियर, इस पे भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। वेरी सॉरी माय डियर, वेरी सॉरी। अगर बहुत से लोग रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो FBR वालों का सिस्टम और नादरा का सिस्टम लिंक्ड है, तो FBR वाले नादरा के सिस्टम से कोई चेक नहीं करते कि इसने साइन सही किए हैं या नहीं सही किए। जो भी रिटर्न आएगी कहते हैं मैं ज्यूम करूंगा आप ही के साइन है। हाँ, अनलेस आप खुद आके बता दो ये तो किसी और ने मेरी रिटर्न जमा करा दी और मेरे साथ धोखा हुआ है, ये चेक कर लो मेरे साइन नहीं है, फिर हम आपके साइन चेक कर लेंगे। वरना एज अ जनरल रूल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके साइन चेक करें ID कार्ड से देख के। जब भी आप रिटर्न लाएंगे आपके साइन सही माने जाएंगे, अनलेस आप खुद आके साबित कर दें ये मेरे साइन नहीं है और किसी ने धोखा देने के लिए मेरी रिटर्न जमा करवाई है। इफ अ पर्सन फाइल्स अ रिटर्न इट विल बी assumed that he himself has signed it। समझ आ गई? अगर आप रिटर्न जमा करवा दें तो समझा जाएगा आप ही ने साइन किए हैं, अनलेस क्या लिखें, हाँ आप अगर खुद आके कह दें ये मेरे साइन नहीं है तो फिर ठीक है, अनलेस ही प्रूव्स अदरवाइज का मतलब लिखें। हाँ अगर आप खुद आके कह दें ये मेरे साइन नहीं है तो फिर ठीक है। चलें जी, बिजनेस बैंक अकाउंट। हर टैक्स पेयर के लिए कमिश्नर को बताना जरूरी है कि मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट कौन सा है, यूज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस बैंक अकाउंट बता दें कि मीज़ान बैंक इचरे के अंदर जो है गली नंबर 4 में सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है वो दूसरे कमरे के अंदर जो बैंक खुला हुआ है उसमें मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट है, बैंक ही है। बिजनेस बैंक अकाउंट शैल बी डिक्लेयर्ड थ्रू ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म और मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मतलब ये होता है जब आप अपने आप को रजिस्टर कराने जाएं FBR में उस वक्त आप फॉर्म पे उसका नाम लिख दें बैंक का, या अगर बाद में बैंक आप चेंज करा लें तो मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवा दें तो भी एक्सेप्टेबल है। बिजनेस बैंक अकाउंट होता कौन सा है? मीन्स अ बैंक अकाउंट यूज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। बड़ी बात आई तो साइड पे होके जरा कर लें, वापस आ जाएं। बिजनेस बैंक अकाउंट मीन्स अ बैंक अकाउंट, अच्छा बिजनेस बैंक अकाउंट मीन्स अ बैंक अकाउंट, अच्छा मैंने कहा पता नहीं टी अकाउंट है या कोई। बिजनेस बैंक अकाउंट मीन्स अ बैंक अकाउंट, अच्छा यूज बाय टैक्स पेयर, अच्छा टैक्स पेयर यूज़ करते हैं, मैंने समझा मज यूज़ करती है, यूज बाय टैक्स पेयर फॉर बिजनेस, अच्छा मैंने समझा खेलने के लिए यूज़ हो रहा है। डिक्लेयर टू कमिश्नर, अच्छा मैंने समझा अब्बू को बताया है, डिक्लेयर टू कमिश्नर
through original or modified registration form. Only businesses, that is sole proprietor AOP or companies, are required to declare through FBR e-portal. बिजनेसेस ने ये अकाउंट बताना है अपना, क्योंकि ये कैपिटल गेन प्रॉपर्टी अदर सोर्स वालों ने नहीं बताना. ओनली बिजनेसेस IFB, ओनली IFB वालों ने बताना है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर AOPs हो या कंपनीज हो. आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर. डिक्लेयर किसको? टू कॉमी. इलेक्ट्रॉनिकली बताएं वो फॉर्म, ये जो फॉर्म ऊपर वाला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराएं या मैनुअल जमा कराएं? इलेक्ट्रॉनिकली. लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस बैंक अकाउंट हुकूमत को ना बताया तो क्या नुकसान होगा? जितने खर्चे आपने उस बैंक अकाउंट से किए हैं, चाहे क्रॉस चेक बना के किए हैं, सारे डिसअलाउ हो जाएंगे. एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पस शैल बी इनएडमिसिबल. हालांकि बिजनेस के खर्चे होंगे, शैल बी इनएडमिसिबल व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 21 की रोशनी में वो सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे या डिसअलाउ हो जाएंगे? डिसअलाउ हो जाएंगे. अच्छा जी, अब आखिरी बात पढ़ें एक, तो फिर इसके बाद किसी और चीज की तरफ आते हैं. बोलें सारे. फोन बंद, सिम बंद, बिजली बंद, गैस बंद, सैरें बंद. अच्छा बोलें जी, बोलें सारे. फोन बंद, सिम बंद, बिजली बंद, गैस बंद. इस स्टोन एज में ले जाएंगे बंदे को फिर. फोन बंद, सिम बंद, बिजली बंद, गैस बंद, सैरें बंद, फॉरेन ट्रेवलिंग बंद. पाकिस्तान में पार्कों में घूम सकते हैं आप. क्या कर दिया इस बंदे ने ऐसा? सर प्लीज मुझे बताएं क्या कर दिया इसने ऐसा? कहीं मैंने ना कर दिया हो, कहीं कल मेरी बिजली बंद हुई हो. सर इसने क्या किया? इसने बंदा मारा है? सर प्लीज बताएं सर ऐसा ना कहें सर. Persons who are not appearing on active taxpayer list but are liable to file a return. ये वही डॉक्टर और इंजीनियर हैं. डॉक्टर और इंजीनियर दोनों हैं. कोई भी रिटर्न जमा कराने का आदी नहीं है ना, तो उनको ये सजा दी जा सकती है. ये कौन लोग हैं जरा बताएं जिनको सजा देनी है? Persons who are not appearing on एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में किन लोगों को होना चाहिए? जो 6 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं उन्हें एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में होना चाहिए. जो 6 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं उन्हें एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में होना चाहिए. बट दे आर लायबल टू फाइल रिटर्न. वो लायबल थे लेकिन फिर भी एक्टिवली टैक्स जमा नहीं कराते थे. The board has power to issue income tax general order. इसका नाम नोटिस है या इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर? इसका नाम नोटिस है या इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर? The board has power to issue income tax general order to persons who are not appearing on active taxpayer list but are liable to file a return. The general order shall issued above will have the following consequences for the persons mentioned therein. फोन बंद हो जाएगा, सिम बंद हो जाएगी, बिजली बंद हो जाएगी, गैस बंद हो जाएगी, फॉरेन ट्रैवलिंग पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी फ्रॉम द कंट्री. लेकिन ये रूल सिर्फ सिटीजन के लिए है. अगर माइकल यहाँ आया हुआ था तो उसके पास तो जर्मनी का आईडी कार्ड है, उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है. फिर फॉरेन ट्रैवलिंग की फिर उसे इजाजत होगी फॉर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. लेकिन फिर भी आप अगर आपके पास ओवरसीज आईडी कार्ड है और आप माइनर हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने जा रहे हैं, या फिर आप हज के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, और अगर बोर्ड किसी को मुनासिब समझे तो फिर इन 3-4 किस्म के लोगों को जाने देगा, बाकी को फिर फॉरेन ट्रैवलिंग नहीं करने देगा. तो एक बंदा है मिसाल के तौर पे, डॉक्टर साहब हैं, अब उन्होंने रिटर्न जमा नहीं कराई और एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में उनका नाम नहीं आ रहा,
अब वो जहाज़ में बैठे और जहाज़ में बैठ के जो है वो जर्मनी जा रहे हैं सैर करने के लिए। तो पायलट आया, पायलट ने आके पूछा भाई हमें एफबीआर वालों ने भेजा है। तुम्हें भेजा है? हाँ, मैं पहले एफबीआर में काम करता था, एफबीआर वालों ने मुझे भेजा है। आप माइनर तो नहीं लग रहे? दिखाएं इधर अपने आप को। नहीं, आप माइनर नहीं, आप तो डॉक्टर हैं, स्टूडेंट। आप लोगों का इलाज करते हैं, याद है मेरे अब्बू का भी ऑपरेशन आपने किया था। तो आप स्टूडेंट भी नहीं हैं, हज के ये दिन ही नहीं चल रहे और उम्रे का वीज़ा नहीं आजकल सऊदी अरब इशू कर रहा। आपके चक्कर में जा रहे हैं, नीचे नीचे उतरे हैं डॉक्टर साहब, नीचे उतरे हैं। हमने सुना है कि आपका नाम एक्टिव टेक्स्ट पे लिस्ट में नहीं आ रहा, तो जाएं आप, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है, ठीक है। ये बीवी बच्चों को भी लेके जाएं आप, ये ना वो पहुंचे हो आप इधर हो, पहुंची हुई सरकार, इनको भी उतारें नीचे और जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पहुंचने से पहले गैस बिजली फ़ोन सिम इंशाल्लाह हम बंद कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। डॉक्टर साहब आप भागे भागे रिटर्न जमा करवाएंगे, फ्लाइट आधा घंटा लेट हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आके जाएंगे इंशाल्लाह जर्मनी सारे। ओके, ज़्यादा हो गई। अच्छा, दबाउड चलें छोड़ें, बस मैंने कहा था काफ़ी हो गई है और ना पढ़ें। चैप्टर नंबर 5 पे आए, क्वेश्चन नंबर 7। साथ वाले के कंधा जो है ना, पेज 65। तंबा पाकिस्तान या तांबा पाकिस्तान? कई दफा पेज नंबर नजर आ रहा होता है, साथ वाले से पूछना नहीं होता, इधर जरा नजर मार लिया करें थोड़ा नीचे। जहां नजरों की बात नहीं करनी होती वहां कर रहे होते हैं, जहां करनी है वहां। अच्छा, तांबा पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मंगनी हो गई है और अब ये दवाइयां बनाता है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मोबाइल इस्तेमाल करते हुए हाइब्रिड में, इतनी टेंशन से बंदा ऐसे नीचे देख रहा हो, किताब की तरफ से नहीं मेरे ख्याल से देख रहा था। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड आ 3-year लोन। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 3 साल का लोन दिया टू वन ऑफ इट्स मेजर। ओए दिल पे हाथ रखें, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, मेरा मेरा इधर है, मेरा इधर है। दिल पे हाथ रखें, प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को, मेजर हो माइनर हो इससे कर, अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया। ओ तौबा 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 तौबा, बाहर आओ। व्हाट विल बी द implications on company as well as shareholder? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, स्वेटर उतारो। कंपनी काटेगी, कंपनी काटेगी, कंपनी विल डिडक्ट टैक्स। उधर चेहरा करके बताएं, बैठ जाए। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर शेयर होल्डर? फॉर शेयर होल्डर दिस इज अ डिविडेंड इनकम। शेयर होल्डर के लिए क्या होगी? तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता काफिला क्यों लुटा? ठंड बहुत थी, हर बात का बोंगाना जवाब जो है वो पहली रोज से ले लें। चचा ने चची को चांदनी चौक में चीनी के चम्मच से चमन की आइसक्रीम चटाई। अब जमाना बदल गया है, चटनी छोड़े ना, अब तो जमाने के अपडेट किया करें मुहावरों को। अच्छा, तो सर्दी में तो मजा है। द पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी बाय वे, अब पेपर में आप लिख के आएंगे, इम्प्लीकेशन ऑन शेयर होल्डर्स की हेडिंग देंगे और लिख के आएंगे द पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी बाय वे ऑफ लोन टू अ शेयर होल्डर और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर शेल बी considered as the definition of dividend and the payment should be from accumulated profits. Therefore, the amount will be chargeable as income as a dividend income under the hand of shareholder. And the implications on company is this, that company will be required to deduct tax at prescribed rate on the dividend income of shareholder. ये वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट मैंने समझाना था, मादरत ये जहन से निकल गया। अब कल इंशाल्लाह याद करेगा, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का लफ्ज़ समझा दूंगा जो बार बार आ रहा था। क्लियर माय डियर? क्लियर माय डियर?
Okay, guy. A company engaged, सारी engagements हमारी क्लास में नहीं है. A company engaged in manufacturing activities had decided to provide a loan to one of its employer. Employee को दे रहे हैं, कंपनी मालिक को दे रही है, अपने कंपनी अपने शेयरहोल्डर को दे रही है. Explain the tax implications on the company as well as shareholder. Oh, if the company is a private company, बोले जरा, if the company is a private company and if the company is an मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो नो टैक्स इंप्लीकेशन फॉर कंपनी एंड शेयर होल्डर, लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी है, आई होप यू गॉट इट हाउ टू आंसर दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन बाय योर नेक हैंड्स. क्वेश्चन नंबर 11. Certain payments made by a private company to its shareholder can be assumed as dividend. Oh no, I forgot that in paper. Explain the above in the context of income tax ordinance. Oh, let me explain. Certain payments by private company can be dividend. Oh, well, what I think, any advance, any loan, any amount for the benefit of shareholder. ये तीन लफ्ज़ हम लिख के आएंगे. And these are paid by private company as defined in Companies Act 2017 will be considered as dividend. So the payment should be from accumulated profits. Your next question, please. Also identify the exceptions to this rule. Okay, guys, let me tell you the exceptions. There are two exceptions to this general rule. As far as my knowledge is concerned, paper mein likha hai, as far as my knowledge is concerned, there are two exceptions in this case. Well, I think my teacher taught that following payments will not be considered as dividend. Any advance or loan given by a company involved in the lending business, for example, you can contact me, and for any dividend paid by a company which is set off against the amount previously paid by it and treated as a dividend. Alhamdulillah, I have memorized it and examined it. This time you failed. I'm pass. Well, what is the difference between public company and private company? The main difference is it starts with PU and it starts with PR. Okay. 15 ka B. Certain types of payment by private company to shareholders a dividend. Oh. Under the Khalaji Ordinance, those are state the conditions necessary for application of this rule and the exceptions to this rule. Well, there is a condition here that the payment should be from accumulated profits. This is a very big condition. And the second condition is the private company is a company as defined in Companies Act 2017. So I think there are two conditions. The company should be a private company as defined in Companies Act 2017. And the second condition is the payment should be from accumulated profits. If these two conditions are fulfilled, then any advance loan or payment for individual benefit of shareholder shall be considered dividend. As far as exceptions are concerned, so I hope you have heard what I have said in question number 11. So that is sufficient. Jamal Putter is a doctor, alhamdulillah, is planning to establish a hospital as a non-profit idara. Discuss the condition that should be complied with by Dr. Jamal under the Income Tax Ordinance 2001. Income Tax Ordinance 2001 की रोशनी में जमाल कौन सी कंडीशंस पूरी करे? जमाल सबसे पहले अपनी बीवी जमालिया से मिले और उसको कन्विंस करे कि अब तुम्हारा जेवर और मेरे पैसे सब जाने लगे हैं और अब हम नॉन प्रॉफिट इदारा बनाने लगे हैं. Oh, sorry. Non-profit organizations mean an organization other than individual. The Jamal cannot establish the non-profit idara as an individual. So the sad part of the story is this. Jamal as an individual non-profit idara नहीं बना सकता. इसके लिए आपको फिर एक कुछ लोगों को इकट्ठे करने पड़ेंगे. As an individual आप नहीं कर सकते जमाल ये, तो आपको कुछ लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको इजाज़त है. लेकिन अगर एज एन इंडिविजुअल आप करना चाहते हैं तो डॉक्टर जमाल
is planning to establish a hospital as non-profit. Discuss what conditions should be complied by Dr. Jamal. डॉक्टर जमाल खुद नहीं बना सकता, लेकिन ये कौन सा वाला सवाल है? 17. An individual cannot form a non-profit. However, Dr. Jamal can run his clinic as a non-profit organization. क्लिनिक यानी एक इदारा बना ले, खुद अपने आप को नॉन प्रॉफिट इदारा नहीं कह सकता, उसमें फिर ये मकसद अगर पूरे कर रहे तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 14। अपना जरा साथ वाले को थोड़ा सा प्यार से बाजू से ना ऐसे ऐसे कर दें, प्यार से किया करें, ऐसे डिस्टर्ब ना किया करें। तू जरा साइड पे ही यार, मैं जरा समझ लूँ। अब अपनी आंखें इधर रखें। 25 अगस्त 2008 द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हैज इशूड अ नोटिस टू राहत फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कि आप डिपॉजिट करो विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 19,50,000, विद होल्ड जो आपने काटा है वो डिपॉजिट करो, हमें जमा करवाओ जो आपने काटा हुआ है टैक्स। कंपनी ने कहा किस पे टैक्स काटा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन, एक लोन पे आपने टैक्स काटा था अमाउंटिंग टू 13 मिलियन। पता नहीं 13 मिलियन पे 15% ये बनता है नहीं बनता, वैसे हमें पेपर में चेक नहीं करना होगा, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। टेल टू लेटर 13 मिलियन इंटू 0.15, हाँ 19,50,000 एग्जैक्ट बन रहा है, लेकिन हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी पेपर में। डिपॉजिट विद होल्डिंग टैक्स का क्या मतलब है? विद होल्ड कर लिया हुआ तुमने, अब हमें आगे क्या कर दो। अच्छा, ये जितने सिनेरियोज हम पढ़ते हैं टैक्स काटो, तो ये टैक्स काट के इन्होंने घर लेके जाना होता है कंपनीज ने, या हुकूमत को जमा कराना होता है? कॉलेज वाले अगर 83 की सैलरी पे टैक्स काटे तो क्या करना होता है? जमा कराना होता है। कहां जाके? भैंस के मुंह में, FBR को। डिपॉजिट विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 19,50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑफ 13 मिलियन गिवन टू नदीम। ओए, लोन दे दिया शेयर होल्डर को प्राइवेट कंपनी ने। ये तो प्राइवेट कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दे दिया। साथ वाले के कंधे पे सरक के रोएं, ऊं की आवाजें आए अगले 5 सेकंड तक। जल्दी जरा, जल्दी रोएं। अच्छा सर, ये असल में आप तो करा रहे हैं इधर, लेकिन जब पेपर में हमें आता है ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस चैप्टर का सवाल है। ये तो अभी आपने चैप्टर 5 में डाल दिए ना, अभी ताज़ा कल पढ़ा हुआ था, तो आपको भी पेपर देना था जाके, पता ही नहीं चलता किस चैप्टर से सवाल आया। बाहर निकल के पूछ लेते हैं चैप्टर कौन सा था ये, तो अगला कह रहा होता है मुझे तो ये नहीं लगता था टैक्स का सवाल है, तू चैप्टर की बात कर रहा है। भाई तीसरा आता है, कहते हैं मैंने समझा CA का सवाल नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है टर्म टेस्ट 1, 2 एंड मॉक देना होता है, ताकि पता चले कि कहां से सवाल आ रहा है। पता ही नहीं चलता सवाल कहां से आया। तो बाय ट्रीटिंग द अमाउंट ऑफ लोन एज डिविडेंड, ये तो इन्होंने सही किया मेरे ख्याल से, लोन को डिविडेंड ट्रीट किया और फिर उस पर टैक्स काटा है। नोटिस वाज सर्व टू कंपनी ऑन 30 अगस्त 2008 को। अच्छा, उसने भेजा कब था माय डियर? भेजा कब था? 25 को, लेकिन मुझे आके किस दिन मिला? 30 को। बहुत सुस्त डाक खाने वाले हैं। चलें, कोई मसला, अब मैं क्या कर सकता हूँ। भेजा उसने 25 अगस्त का हुआ है और मुझे आके मिला 30 अगस्त को। अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स द लोन वाज गिवन टू नदीम अहमद ऑन 25 मई 2007। काफी पुराना लोन दिया हुआ, तकरीबन पिछला साल लग रहा है मुझे। तो पिछले साल इसको हमने लोन दिया था जब प्रॉफिट्स थे 12 मिलियन। तो मेरे भाई हमने उसको 13 मिलियन का लोन दे दिया, लेकिन उस वक्त प्रॉफिट्स थे 12 मिलियन। तो लॉ मेकर कहता है डिविडेंड वही होगा जो प्रॉफिट्स में से दिया। अगर तुमने ऊपर उसके दिया वो तुम्हारा और शेयर होल्डर का मामला है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। What payment is made from profits?
12. What is total payment? 13. How much is made from profits? So 12 should be dividend. So tell the validity of notice. As far as the validity of notice is concerned, the commissioner is justified in issuing the notice that we should deposit the withholding tax. You are understanding what I am saying? Or I will tell you what I am saying. As far as the validity of notice is concerned, the commissioner is justified in issuing the notice regarding depositing the withholding or regarding depositing the withheld tax, जो भी कह दें, तो regarding जो भी टैक्स आपने काट के रखा है उसको जमा कराना है, डिपॉजिट करना है withholding tax. However, as far as the amount is concerned, the commissioner is not justified because as per the provisions of law, what I remember भी लिखाइएगा पेपर में, जरा बोंगी माराइएगा. As far as the provisions of law, what I remember is the payment should be from accumulated profits. So the total payments are 13 million. However, the payment from accumulated profits is only for 12 million. Therefore, in this case, what I think, the dividend income is 12 million. So company should have deducted the tax on 12 million into 15%. तो लगाने की जरूरत नहीं है, बस तो ये बता के आ जाइएगा कि ये नोटिस में मसला है, बाकी मुझे नोटिस पे एतराज़ नहीं है. बाकी मुझे जितना बना दिया आपने तो आधे सफ़े का ऐसे लिखाना है. इसके ऊपर आपको थोड़ा सा लिखने का मौका दिया जाए, आप सोशल स्टडीज़ का सवाल शुरू कर देते हैं. बंद कर दो.